और निर्मला सीतारमण जी का जो बजट था ना वो कुछ ये कुछ इस तरह का था, इस तरीके का। देखो, जब आप कमाते हो तो टैक्स देते हो, जब आप खर्च करते हो तो टैक्स देते हो, जब आप बचाने की कोशिश करते हो तब भी टैक्स देते हो, और जब मर जाते हो तब भी आप टैक्स देते हो। तो कल सब राह देख रहे थे कि चलो कुछ तो निकल के सामने आएगा, लेकिन पता चला सीतारमण जी कुछ ये कुछ निकल के सामने नहीं आया। कुल मिला के कोई राहत वाली बात थी नहीं। बजट वाले दिन मुझे अपना खुद का एनालिसिस देना चाहिए था, लेकिन एनालिसिस नहीं दिया। तो आप थोड़ा बैठ के देखिए कि मैं आपको क्या एनालिसिस देना चाहता हूं। देखो, अगर एक सिंपल बात मैं कहूं तो बजट 2022 का सिर्फ एक ही निचोड़ है, वो है कि बलिदान सबको देना होगा। देखो, कुछ सपोर्टिंग पॉइंट्स की आप सभी के सामने बात करूं, या फिर मैं इस शब्द में कहूं कि दीर्घकालिक बजट में अल्पकालिक फायदा अभी आपको नहीं दिखाई देगा। यह बजट की सारी बात खत्म हो जाती है। लेकिन ये बजट था किसके लिए? कोरोना की वजह से 84% लोगों की आय घट गई है, जहां तकरीबन 39% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है, जहां पर तकरीब 80% काम करने वाले लोग हर महीने की आमदनी मात्र 10,000 के आसपास है। इन सभी को ध्यान में रख करके तात्कालिक फायदे की उम्मीद करे बैठे हुए थे कि हमारी जो आय है वो घटती जा रही है, तो एटीसी एटीडी का जो कुछ जो स्लैब है वो बढ़ जाएगा, तो कुछ फायदा हमें होगा। लेकिन सरकार ने बोला कि नहीं, अमृत काल के लिए हम काम करना शुरू करेंगे, अगले 25 साल के लिए काम करेंगे। लेकिन आम आदमी को एट द एंड ऑफ द डे कोई भी फायदा तात्कालिक नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जब मैं बहुत सारी चीज को पढ़ रहा था तो कहा जा रहा था कि देखो, इस बजट से ना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बू आ रही है, तो उसके बारे में बात कर लेंगे। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी पर जो टैक्स 30% का लगाया है, ये मास्टर स्ट्रोक कैसे हो जाता है? सरकार चाहती इसको बैन कर सकती, लेकिन बैन करने का फायदा होता नहीं। समझाऊंगा कैसे। पहले हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं। देखो, इस साल का बजट यानी कि 2022-23 का जो बजट है वो 39.45 लाख करोड़ का है, जो पिछले साल से 4.5% अधिक है, यानी कि 2.25 लाख करोड़ की वृद्धि हो गई। अब यहां पे एक बात बताऊं मैं आपको, वित्त मंत्री जी ने संसद में मेक इन इंडिया से आने वाले 5 साल में 60 लाख नौकरियों को पैदा करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। 1 करोड़ बोलते तो जनता को याद आता कि 2 करोड़ की बात हुई थी। दोस्त, आपको याद दिला दूं कि मेक इन इंडिया 2014 में लॉन्च हुआ था। इस कार्यक्रम के तहत एक उद्देश्य ही था कि 2022 तक हमें 10 करोड़ नौकरियां पैदा करनी है। लेकिन डाटा तो आपके उसमें कहीं था ही नहीं। यह डाटा आपके स्पीच में मिसिंग था। समस्या यही है कि आपने इस डाटा के बारे में क्यों नहीं बताया। खैर, 60 लाख कहना पड़ा, करोड़ अगर कहते तो जनता को याद आया था कि हाँ 2 करोड़ 2 करोड़। और दूसरी बात की, मोदी सरकार ने इस बजट में किसान सम्मान निधि का आवंटन 500 करोड़ रुपए का बढ़ाया है। 500 करोड़ को मैं महज कहूंगा। देखिए, किसानों की आय दोगुनी वाली बात करना पाप है, और 100 स्मार्ट सिटीज के बारे में बात करना तो महापाप है, क्योंकि स्मार्ट सिटीज की जगह अब अर्बन प्लानिंग कमेटी ने ले ली है। खैर, अब तो महंगाई दर को सरकार ध्यान देती ही नहीं, बस वो पैसा दे रही है और महंगाई दर को साइडलाइन कर रही है। एक बात समझ लीजिए दोस्त, किसान सम्मान निधि के तौर पर किसानों को हर साल सरकार कितना पैसा दे रही है? 6,000 रुपए दिया जा रहा है। अगर महंगाई दर का हिसाब किताब लगा लें, जिस हिसाब से महंगाई दर बढ़ रही है, उस हिसाब से साल 2018 और 19 में लागू हुए 6,000 रुपए सालाने की जो वास्तविक कीमत है जो किसानों को दी जा रही है, दिसंबर 2021 में 3593 रुपए के बराबर हो गई है। इस बात को ध्यान रखना। 6,000 आपको दिखाई दे रहे, लेकिन महंगाई दर को देखते हुए 3500 रुपए ही समझिएगा आप। और एक बात बताओ यार मुझे, देखो, सरकार ने बहुत अच्छी अच्छी बातें की है। एक बोला किसानों को हम ड्रोन बंटवाएंगे, ऑर्गेनिक खेती करवाएंगे, कृषि स्टार्टअप मदद करवाएंगे, फूड प्रोसेसिंग, एमएसपी में 2.25 लाख करोड़ रुपए के खर्च के तमाम बात की है, जो कि कमाल के जुमले लगते हैं। लेकिन इस बात का क्या जवाब है कि सन 2017 में यूपी के ही 22 जनसभाओं में नरेंद्र मोदी जी ने पूछा था कि बताओ, गन्ने का खरीद मूल्य 400 रुपए होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और इसी पर किसानों की वाहवाही लूट ली थी, चुनाव जीत लिया था। लेकिन 5 साल बाद आज भी गन्ने की खरीद 400 रुपए से नीचे है। तो इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अब हम इसको जुमला ना कहें तो फिर हम क्या कहेंगे? हम बातें अच्छी अच्छी करते हो, लेकिन एग्जीक्यूशन में कहां समस्या आ जाती है? 400 की बात करो, गन्ना मूल्य कितना मिल रहा है आप देखो, आपको कमेंट में पता चल जाएगा। देखो, मनरेगा की बात करना जरूरी है। देखो, इकोनॉमिक सर्वे का आंकड़ा कहता है कि मनरेगा में तकरीबन 11 करोड़ काम करने वाले लोगों को पिछले साल काम मिला था। तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए का बकाया है। कोरोना की वजह से लोग भाग करके गांव देहात में आए थे, वहां कमाई करेंगे, कुछ खा लेंगे, कुछ परिवार को खिला भी लेंगे। मनरेगा कुल मिलाकर के उस समय का एक समझो कि सहारा बना हुआ था, और आज भी सहारा बना हुआ है। मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी से भी कम कीमत पर मजदूरी मिलती है। 2021-22 का रिवाइज्ड एस्टिमेट कहता है कि उस विषय पर 98,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। अब उसे सरकार ने घटा दिया है और इसके लिए 72,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है।
अब आप मुझे बताइए कि इसके लिए सल्यूट करेंगे कि सलाम करेंगे? बात दोनों का एक ही है, क्योंकि आपका उत्तर वही मिलेगा। अब अगली बात मैं करता हूं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की। ये मतलब बहुत ज्यादा सोशल मीडिया फैला हुआ है। ऐसा कहते क्या है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले की जो कह रहे बू आ रही है, वो ये है कि मनी पेपर की जगह अब डिजिटल करेंसी ले लेगी। अब करेंसी छापनी नहीं पड़ेगी, कोई एक्सपेंस नहीं होगा, नो करप्शन, और ट्रैकिंग हर एक ट्रांजैक्शन की जा सकेगी। यानी कहां लेन देन किस तरह से कितना क्या किया जा रहा है वो सब ट्रैक हो जाएगा। तो मतलब कुल मिला के भ्रष्टाचार कम होगा। लेकिन कह रहे हैं कि इसी तरीके से एक नए युग में प्रवेश करने की कोशिश कराई जा रही है और एक गुलामी की शुरुआत हो रही है। और कहा तो दोस्त ये भी जा रहा है कि पिछले कई वर्षों से वित्तीय क्षेत्र पे जबरदस्ती कंज्यूमर के ऊपर डिजिटलीकरण को थोपा जा रहा है। नोटबंदी मतलब जो घोषित की गई थी ना, उसका उद्देश्य कालाधन रोकना नहीं, बल्कि आपकी करेंसी को डिजिटल रूप देना था। अब आश्चर्यजनक रूप से बैंक को मर्ज किया जा रहा है, शाखाएं बंद की जा रही हैं, नकदी को काफी पीछे ढकेला जा रहा है और डिजिटल करेंसी को आगे बढ़ाने की पूरा प्रोसेस चल चुका है और उसकी कवायद चल चुकी है। वो लोग ये भी दावा करते हैं कि यह कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये सच्चाई है। यह एक तरह से नए युग में नए तरीके से गुलामी की शुरुआत है। यह भी कहा जा रहा है कि लोग इतने भोले हैं कि उन्हें डिजिटली मनी और क्रिप्टो करेंसी के बीच में एक बेसिक सा डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा। वो उसे एक तरह से समझने की गलती कर रहे हैं। दरअसल ये जो मुद्रा सेंट्रल बैंक होती है, जिसको हम रिजर्व बैंक कहते हैं, डिजिटल करेंसी उसके द्वारा इशू होती है। ये बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी नहीं होती है, बल्कि ये उसके लगभग उल्टी ही होती है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी वे केंद्रीकृत होती है, वे सरकार द्वारा जारी या समर्थित नहीं होती है। डिजिटल करेंसी को आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है और ये लीगल टेंडर के रूप में इसके स्थिति की गारंटी राज्य द्वारा दी जाती है। ये क्रिप्टो करेंसी या पेटीएम जैसा नहीं, डिजिटल जो मुद्रा है वो उसके अस्तित्व में आ जाने के बाद कोई भी व्यापारी इसे स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है। आपको इस पैसे तो लेने पड़ेंगे। एक बहुत बड़ी योजना पे काम हो रहा है, आपको अंधेरे की तरफ ढकेला जाएगा, आपके हर ट्रांजैक्शन नजर रखी जाएगी, आपको गुलाम बना लिया जाएगा। ये सारी बातें की जा रही हैं। इन सब बातों को सुनने के बाद थोड़ा डर तो लगता ही लगता है, लेकिन ऐसी बातों को हम कॉन्स्पिरेसी कह देते हैं क्योंकि अभी इसका असर देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, आने वाले भविष्य में अगर लपेटे में आएंगे तो कहेंगे कि हाँ ऐसी बात चली तो थी, हमने यकीन नहीं किया था। खैर, ये बात थी, मैंने आपको बता दी कॉन्स्पिरेसी है नहीं है। मास्टर स्ट्रोक देखो, दरअसल आपको पता होना चाहिए कि भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा क्रिप्टो निवेशक यानी कि इन्वेस्टर है भारत के अंदर ही। डिस्कवरी प्लेटफॉर्म के मुताबिक यहां भारत में तकरीबन 10 करोड़ क्रिप्टो निवेशक हैं। ये देश की आबादी का लगभग 8% हो जाता है और इन 8% निवेशकों में मौजूदा वक्त में करीब 70,000 करोड़ रुपए दुनिया भर में प्रचलित कई तरह की डिजिटल करेंसी में लगाए हुए हैं। ऐसे में अगर सरकार भारत इन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर ही लेती तो इसमें सरकार को क्या फायदा होता? तो सरकार को पता है कि अगर वो उसको प्रतिबंध करने का फैसला लेती तो ये 70,000 करोड़ रुपए लगा चुके भारतीय निवेशकों के लिए तगड़ा झटका होता। दुनिया भर में इस वक्त 7,000 से भी ज्यादा अलग अलग डिजिटल जो करेंसी है उसका चलन है। भारत में सरकार अगर प्रतिबंध लगाने का फैसला करती तो बिटकॉइन समेत दूसरी सभी डिजिटल मुद्राओं में निवेश करने वाले समक्ष एक बहुत बड़ी मुश्किलें सामने उनकी खड़ी हो जाती है। बैंक और डिजिटल करेंसी एक्सचेंज के बीच जो लेन देन थे वो तुरंत बंद हो जाते। अब इसको खरीदने के लिए आप अपनी खुद की करेंसी को परिवर्तित नहीं कर पाते और ना ही उन्हें भुना पाते। लिहाजा सरकार ने इसे वर्चुअल डिजिटल एसेट का नाम देकर के उसको टैक्स के दायरे में ला करके एक बीच का रास्ता खोज लिया था। और बहरहाल सरकार ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर 30% का टैक्स लगा करके एक तीर से कई सारे निशाने किए हैं। अगर आपने 100 रुपए कमाए हैं, 100 रुपए का मुनाफा हुआ तो 30 रुपए सरकार के दे दो, 70 रुपए जेब में रख लो। फिलहाल ये स्थिति है, जबकि सरकार ने इस दिशा में अपने कदम बढ़ा दिए हैं, है ना। तो आने वाले दिनों में शायद ये पता चल जाएगा कि देश में कितने लोगों के पास कितना वर्चुअल डिजिटल एसेट्स है और इन पर लगाए गए टैक्स से सरकार को कितनी आमदनी होनी। इस पे तो खैर सरकार कुछ अंदाजा लगा नहीं सकती है, लेकिन हाँ एक अनुमानित है कि अच्छा खासा उसको पैसा मिल जाएगा। वो आने वाला वक्त एक डाटा के थ्रू हमें और आपको मिलेगा। सिंपल सी बात है, अगर प्रतिबंध अगर लगा भी दे तो पैसे की बात तो थी ही थी, और बाकी भी अलग अलग तरह से ये ट्रेडिंग फिर भी चलती रहती, कुछ फायदा नहीं होता। लेकिन सरकार को टैक्स मिल रहा है, अब देखते हैं कि बिल में क्या निकल के सामने आता है। अब मुझे लगता है कि इस बजट के बारे में क्या ही बात की जाए, क्योंकि दीर्घकालिक बजट है तो फिर दीर्घकालिक कभी चल के बात करेंगे इस विषय को लेकर के। लेकिन हाँ, इसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जो निर्मला सीतारमण जी को बताने चाहिए थे, वो थोड़े मिस्टेक लगे, वो मैंने पॉइंट आउट कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बजट काफी पसंद आया होगा। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा और INI न्यूज़ इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए YouTube और Patreon मेंबरशिप जरूर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार। मतलब जो कल का बजट पेश किया गया था वो कुछ इस तरह, ये था
था क्या? मतलब आप जब कमाते हैं तो टैक्स देते हैं, जब आप खर्च करते हैं तो टैक्स देते हैं, और जब सॉरी जब अरे यार